हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपना चैप्टर 12 कवर अप कर रहे थे। चैप्टर 12 है हमारा साउंड। हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर अप कर लिया है, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, कोशिश करेंगे आज उसको वाइंड अप करने की, ठीक है। इजी चैप्टर है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक चीज़ें या कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमें उनको ध्यान में रखना है, उनका एक नोट अपने पास बना के रखना है, राइट। तो फटाफट से विदिन 2 to 4 मिनट्स एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद अपने आगे का लेक्चर, आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। तो हमने ये बात की कि साउंड हमें कैसे हर जगह हमने सुनाई देती है, काफ़ी सारी चीज़ों की, मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स की हमें साउंड सुनाई देती है। तो वो साउंड हमें किस तरीके से सुनाई देती है? वो हमें वाइब्रेशन की वजह से सुनाई देती है कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमें साउंड आती है तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन की वजह से हमें वो साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन से फिर वो साउंड बनती कैसे है कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। डिस्टर्बेंस हमारे कानों तक पहुंचती है और
वो किस तरीके से करती है कि जब पार्टिकल्स आगे की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको हम कंप्रेशन कह देते हैं, हाई प्रेशर एरिया। और वो एक बार पीछे की तरफ जाते हैं जिसको हम रेयरफैक्शन कह देते हैं, लो प्रेशर एरिया, राइट। उसके बाद हमने मीडियम की बात की थी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियम मेनली होता है हमारा, वैसे तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एयर को हम सबसे बड़ा मीडियम मानते हैं अपना, ठीक है। उसमें हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी, राइट। फिर साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है, जो डिस्टर्बेंस की ही डायरेक्शन में जब जो उसी के पैरेलल मतलब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं। और ट्रांसवर्स हमारी वेव्स कौन सी होती हैं, जब डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर जो पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे क्या हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस जितने होंगे, नंबर ऑफ़ टाइम्स आ रहे हैं कि जैसे 2 कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन, तो ये एक ऑसिलेशन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने ऑसिलेशन होंगे उतनी उसका साउंड की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमें साउंड देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हम। और स्पीड क्या होती है, जितनी स्पीड से जितनी जल्दी वो साउंड मूव करती है वो हमारी स्पीड हो जाती है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमने अपनी साउंड में बात की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो साउंड है वो प्लेजेंट भी होती है, अनप्लेजेंट भी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पिच के ऊपर डिपेंड करता है। और लाउडनेस और इंटेंसिटी को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। वो इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की कि अलग अलग मीडिया में जो साउंड की स्पीड है वो अलग होती है। कैसे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में उससे कम होती है, गैस में उससे कम होती है। और टेम्परेचर के हिसाब से भी हमारी साउंड की स्पीड चेंज होती है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्पीड की वो साउंड की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। फिर हमने रिफ्लेक्शन की बात की कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सिमिलर तरीके से साउंड भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास वापस आती है, क्योंकि हमें सुनाई देती है जैसे साउंड दोबारा, तो वो क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी हमें उसके देखने को मिलते हैं। फिर हमने इको की बात करी थी, वही कि जैसे हम एक पहाड़ पे चिल्लाएंगे अपना नाम या कुछ भी हम चिल्लाएंगे तो वो हमें वापस से सुनाई देता है। वो क्या है, वो इको है कि हमारी साउंड जो है वो क्या हो रही है, हमें वापस से सुनाई दे रही है। रिवर्बरेशन क्या होता है कि जब एक मान लो बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पे ऐसा कुछ सामान नहीं है, तो वो साउंड अगर वहाँ पे जो भी होगी ना वो एकदम बहुत ज़्यादा गूंजती है। क्यों, क्योंकि वो वॉल से टकरा के आती है, वो वॉल से बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बार बार टकराती, क्योंकि उस साउंड को ख़त्म होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से टक्कर नहीं हो रही, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए वो क्या होती है, साउंड वहीं पे परसिस्ट करती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, रिवर्बरेशन को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, या तो ये साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगाए जाते हैं वॉल्स पे, रूफ्स पे, और जो सीट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे भी साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल की ही वो सीट्स बनाई जाती है, ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक इतनी ना करे और रिवर्बरेशन को रिड्यूस किया जा सके। फिर हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस पढ़े कि जैसे मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स या फिर हॉर्न्स वगैरह होते हैं, उनमें इस्तेमाल में आ जाती है ये। स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर चेकअप करता है, हार्ट बीट सुनता है, या लंग्स की जो मूवमेंट है, लंग्स की जो वर्किंग है उसको एक बार नोट करते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप की वजह से करते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आती है साउंड की। सिमिलरली जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स होते हैं, उनकी सीलिंग्स में भी इनको यूज़ किया जाता है, मतलब उनकी सीलिंग्स में यूज़ में आती है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ताकि आवाज़ जो है वो सारे में ही फैल जाए। फिर हमने रेंज ऑफ हियरिंग की बात करी। हमारी रेंज कितनी होती है, 2 हेजर्स टू 20,000 हेजर्स। अब 2 हेजर्स से कम की जो होती है वो हम सुन नहीं सकते, तभी क्या होता है वो एनिमल सुन सकते हैं। और यही रीज़न है कि एनिमल्स, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक लो फ्रीक्वेंसी का होता है, तो एनिमल्स जो हैं वो सुन पाते हैं 5 हर्ट्ज तक भी या उससे कम का भी। तो इसीलिए वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें सिग्नल मिलता है कि शायद से अर्थक्वेक आने वाला है।
राइट। सिमिलर तरीके से अब जो ये 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, ठीक है। और एक साउंड होती है जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, 20 किलो हर्ट्ज से, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड, राइट। तो इतना हमने अपने कल के लेक्चर में कवर अप कर लिया था। तो अब हम आगे का अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि जो अल्ट्रासाउंड होती है जिसकी जो रेंज है या फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी फालतू होती है, मतलब ज़्यादा होती है। तो वो उसकी एप्लीकेशंस कैसे होती है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो हमारे इस्तेमाल में आती है। अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी, अब 20 किलो हर्ट्ज है तो दैट मीन्स तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि अगर कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उनको भी क्रॉस करके जो अल्ट्रासाउंड है वो वेल डिफाइंड, मतलब अपना जो रास्ता है उस पर प्रॉपर तरीके से चलता है, प्रॉपर तरीके से मूव करता है, उन ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करते हुए, पीछे छोड़ते हुए। अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पजेज़, मतलब जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे भी यूज़ की जाती है और मेडिकल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड को। हम बात करते हैं ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, राइट। तो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या एप्लीकेशन, सबसे पहले हम बात करें, अल्ट्रासाउंड इज़ जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स located in hard to reach places, for example spiral tube, odd shaped parts, electronic components etc. मतलब क्या कहा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि क्या बोला है कि अल्ट्रासाउंड कौन सी होती है, जो कहीं पे अगर उसके रास्ते में जिस रास्ते उसको जाना है उस रास्ते में अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, बाधाएं भी होती हैं, उनको भी वो इजीली क्रॉस कर देता है, क्रॉस करके अपने पाथ को प्रॉपर तरीके से वो चला जाता है। जो वेल डिफाइंड पाथ है, मतलब जो पाथ उसका जाना है जिस रास्ते, उस रास्ते पे वो बिल्कुल स्मूथली अच्छे से चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी एरिया में कहीं पे भी हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसको भेज सकते हैं। तो इसीलिए उसको ऐसे क्लीनलीनेस के तौर पे यूज़ किया जाता है पार्ट्स को, जैसे मशीनरीज वगैरह हैं या किसी और चीज़ के पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, पहुँच के क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब्स होती है या ऑड शेप्ड पार्ट्स होते हैं, अलग अलग मतलब अजीब सी शेप होती है जिसको हम ईजीली या नॉर्मली क्लीन नहीं कर सकते, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, क्लीन कर सकते हैं। Objects to be cleaned are placed in a cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of dust, grease and dirt get attached and drop out. The objects thus get thoroughly cleaned. अब अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके क्लीन कैसे करते हैं हम। अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्लीन करना है, जैसे कि एक स्पाइरल ट्यूब ले लेते हैं, एक स्पाइरल ट्यूब है जिसको कि साफ़ करना है, उसको क्या करेंगे कि एक मान लो एक क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जो सफाई करता है, उस सॉल्यूशन में डालते, लेकिन क्योंकि वो स्पाइरल ट्यूब है तो वो सॉल्यूशन से हर जगह से, हर एक प्लेस से क्या हो पाएगी, सफाई नहीं हो पाएगी। तो उसमें क्या किया, फिर जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको भी उस सॉल्यूशन में पास कर दिया, अल्ट्रासोनिक वेव्स उस सॉल्यूशन में डाल दिए। अब उस सॉल्यूशन में डालने के बाद अब अल्ट्रासोनिक वेव्स की तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो भी डस्ट होगा, डर्ट होगा, ठीक है, जो भी ग्रीस, मतलब कुछ भी चीज़ होगी उसमें ऐसी डर्टी उस स्पाइरल ट्यूब में, वो उससे अट्रैक्ट होके क्या मतलब वो क्या हो जाएगी, उस स्पाइरल ट्यूब पे से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होके वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर अगर वो उसके ऊपर से डिटैच होके गिर गई, जो डस्ट थी, जो ग्रीस थी, तो क्या होगी, वो ट्यूब तो साफ़ हो गई ना। इस तरीके से हम उस ट्यूब को साफ़ कर देते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स,
मतलब जो मेटल के बने हुए ब्लॉक्स हैं उनके अंदर कोई क्रैक आई हुई है या कुछ भी फ्लॉ है तो उसको भी डिटेक्ट करने के में मदद करता है। जैसे कि मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट। मतलब जो मेटल के बने हुए ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं या पुल बनाने हैं, ब्रिजेस, ठीक है, कोई मशीन है या ऐसे कोई अलग साइंटिफिक इक्विपमेंट है, उन सबके में जो मेटल कंपोनेंट्स हैं उनको वो यूज़ किए जाते हैं इनको बनाने में। The cracks or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure। अब मान लो एक मशीन है, उस मशीन के अंदर एक मेटल ब्लॉक्स है, तो अब बाहर से तो हमें मशीन बिल्कुल ठीक दिख रही है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर से उसका कुछ मेटल ब्लॉक्स जो है उनमें क्रैक आई हुई है। अब क्रैक आई हुई है तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर ही नहीं पाएगा। तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि बाहर से तो हमें वो नहीं दिख रहे, बाहर से तो हमें मशीन बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं अब उनको पास करते हैं उन मेटल ब्लॉक्स से, तो क्या होती है उसमें कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांसमिटेड जो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। इफ़ देयर इज़ इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लो और डिफेक्ट। मतलब उसमें अब डिटेक्ट करने के लिए ना कुछ डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। अब डिटेक्टर से क्या हेल्प होती है कि अगर वो डिफेक्ट होगा, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होगी, क्रैक होगा, फ्लॉ होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, अगर डिफेक्शन होगी तो क्या हो जाएगी, वो अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएगी। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ अंदर फ्लॉ है, अंदर क्रैक हो रखी है और इसको अब हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम बिना मशीन को खोले और सारा काम झाम करें हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से, राइट। Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose as it will bend around the corners of the defective location and enter the detector। अब जो ऑर्डिनरी साउंड है, नॉर्मल साउंड, जैसे जो साउंड मान लो हम बात करें 20 to 20,000 हेजर्ट्स के बीच में साउंड है, हम मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। अगर मैं 20,000 हेजर्ट्स की लेती हूँ तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्यों फ़ायदा नहीं रहेगा? क्योंकि वो क्या करेगी, जहाँ पे भी लोकेशन डिफेक्टिव है ना वो वहाँ से वो बेंड करके मुड़ के ना वो डिटेक्टर के ही अंदर चली जाएगी या फिर उसी के चारों ओर वो घूम जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें कौन सी साउंड चाहिए? अल्ट्रासोनिक साउंड चाहिए। Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form the image of the heart. This technique is called echocardiography। अब हम ECG कहते हैं ना, ECG कराते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें अपनी हार्ट की वर्किंग का पता चल जाए कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके लिए ECG कराई जाती है। ECG इज़ इकोकार्डियोग्राफी। तो वो कैसे हमारे पास निकल के आती है, वो जो हमारे पास क्लिप निकल के आती है ECG की, वो कैसे निकल के आती है? तो वहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करवाते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से जो हार्ट है वो अपने वेरियस पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है और वही रिफ्लेक्शन से हम क्या बना लेते हैं, वो फिर एक हार्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है और इमेज फॉर्म हो गई, हमें पता चल जाता है, फिर उसमें स्टडी किया जा सकता है क्या है, तो वो क्या बन जाती है हमारी इकोकार्डियोग्राफी, ECG, right। Next, ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of the human body। अब एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, अल्ट्रासाउंड स्कैनर किया जाता है, ठीक है। वो स्कैनिंग क्यों की जाती है? ताकि उस स्कैनिंग के माध्यम से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, ताकि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी हमें इमेजेस मिल जाए, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस मिल जाए, और कहीं पे कुछ डिफेक्ट है हमें या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। लाइक अगर हम बात करें
किडनी में, लंग्स में या गॉल ब्लैडर में ये प्रॉब्लम बहुत लोग सफ़र करते हैं कि स्टोन्स हो जाते हैं। ये स्टोन्स वाली प्रॉब्लम बहुत सफ़र करते हैं। तो वो स्टोन्स डिस्कवर किस तरीके से होते हैं? वो स्टोन्स डिस्कवर किस तरीके से होते हैं? वो इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ही डिस्कवर होते हैं। या हम बात करें कि एक कहते हैं ना, कैंसर का पता चलता है, सिस्ट फॉर्म हो जाती है, वो कैंसर का भी कैसे पता चलता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ही हमें उनका, इन चीज़ों का, इन डिजीज़ के बारे में पता चलता है, सो दैट टाइमली वी कैन टेक अ ट्रीटमेंट और एक्शन। अ डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन्स such as the liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. It helps the doctor to detect abnormalities such as stones in the gallbladder and kidney or tumors in different organs. The same thing. अब डॉक्टर के पास क्या आ जाती है जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी इमेज बन जाती है। तो डॉक्टर के आगे सारी पार्ट्स की इमेजेस आ जाती है, लीवर है, किडनी है, यूट्रस है, गॉल ब्लैडर है, हर चीज़। तो उसमें फिर वो एब्नॉर्मैलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे स्टोन है, कहाँ पे ट्यूमर है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता चल जाता है। In this technique, the ultrasonic waves travel through the tissues of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. अब मतलब वो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे बॉडी में कैसे जाती है? टिश्यूज़ के थ्रू जाती है, और जहाँ पे टिश्यूज़ की डेंसिटी चेंज होती है वहाँ पे वो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है उस रीजन से। सो दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन्स। अब पहले तो ये पास होती हैं, फिर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये उनकी इमेजेस बनाना शुरू कर देती है ऑर्गन्स की। दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म। फिर वो इमेजेस क्या होती है, हमें वो डॉक्टर को सामने स्क्रीन पे दिखाई देती है, मॉनिटर पे, फिर वो उसको सेव करके या उसको प्रिंट कर लेते हैं फिल्म को एज इट इज़। उसको हम क्या कह देते हैं? इस टेक्निक को अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है। सो अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटीज़। अब ये अल्ट्रासोनोग्राफी भी मेनली क्यों कराई जाती है? किस लिए भी, कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी सोनोग्राफी की जाती है। वो क्यों की जाती है? ताकि फीटस को देख सके, ऑब्जर्व कर सके डॉक्टर, और वहाँ पे फीटस के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ ना हो उनको डिटेक्ट कर सके टाइमली। अल्ट्रासाउंड्स मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक small stones formed in the kidneys into fine grains. These grains later get flushed out with urine. अब अल्ट्रासाउंड की मदद से ही हम कई बार क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जैसे किडनीज़ में मान लो स्टोन्स डिस्कवर होते हैं, तो उन छोटे छोटे स्टोन्स को क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक हम यूज़ कर सकते हैं वेव्स वहाँ पे, और उसकी मदद से क्या होगा, वो जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो ब्रेक होके ना और बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मिट्टी होती ना, रेत होती है, वो रेत के जो बिल्कुल कण होते हैं ज़रा ज़रा से वो ऐसे ज़रा से कण में टूट जाएगी, और वो कण में टूटने के बाद विद द फ्लो ऑफ यूरिन वो पास ऑन हो जाएगी, हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है। सो ये थे हमारी एप्लीकेशंस। तो मेनली हमने कहाँ पे यूज़ किया? इंडस्ट्रीज़ और मेडिकल में। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से? क्लीनिंग पर्पजेज से मेनली। ठीक है, कि क्लीनिंग की जा सकती है उसकी, राइट। और कोई भी अगर मशीनरी है या कुछ भी है तो उसमें डिफेक्ट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कि कहीं पे फॉल्ट आया हुआ है, कहीं पे क्रैक आई हुई है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेडिकल में किस तरीके से है कि ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं, डिजीज़ को पता लगा सकते हैं डिजीज़ के बारे में, और प्रेगनेंसी में चाइल्ड के एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में भी पता लगा सकते हैं, राइट। नाउ सोनार। अब ये सोनार क्या है? सोनार एक एक्रोनिम है जिसको हम, उसकी फुल फॉर्म क्या है सोनार की? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, मतलब साउंड को हम क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं। सोनार इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन
एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करती है। किस चीज़ के लिए यूज़ करती है कि जो पानी के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, किस डायरेक्शन में हैं और क्या उनकी स्पीड है, किस स्पीड से वो मूव करे, वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चल जाती है? सोनार से पता चलती हैं। ठीक है, और सोनार किसके यूज़ से ये पता करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाउ डज दी सोनार वर्क? अब ये वर्क कैसे करता है? तो सोनार के अंदर एक क्या होता है? एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है एंड इज़ इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। अब क्योंकि अंडर वाटर करते तो एक बोट या शिप में लगा दिया। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, फिर वो जैसे रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन से आ रही है, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है। राइट, तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ट्रांसमीटर है तो वो क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स और उनको ट्रांसमिट कर देती है। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। अब ये वेव्स क्या करती हैं? ये वेव्स पानी के अंदर जाती हैं और जब पानी में बिल्कुल नीचे तक जाते हैं, सी बेड तक, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं। और जब ये वापस आती है तो इनको डिटेक्टर जो इंस्टॉल्ड है उस सोनार में, वो डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि हमें इनका डिस्टेंस, हमें इनकी साउंड और डायरेक्शन और स्पीड के बारे में पता चल जाता है। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड। मतलब बेसिकली क्या चीज़ हुई है कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है? एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या करती है? वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट करता है, वो वाटर में जाता है, वाटर में जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होता है ऑब्जेक्ट से टकरा के। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उसको वो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या हुआ है, मतलब इन्फ्रेंस हम दे सकते हैं। राइट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। वही चीज़ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये जो लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हमें स्पीड पता होनी चाहिए, हमें टाइम पता होना चाहिए, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक सिग्नल बी टी एंड द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर बी वी। मतलब टाइम तो ले लिया टी और स्पीड ले ली वी, तो वो सिंपल सी चीज़ है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ कि वो एक बार गया और एक बार आया है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया ना, डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक बार नीचे तक गया फिर वापस आया रिफ्लेक्ट बैक होके। तो 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। इस मेथड को क्या बोल देते? इको रेंजिंग, क्योंकि वो इको से ही तो हम पता कर रहे हैं ना, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अपनी इन्फ्रेंस लगा रहे हैं कि कितना डिस्टेंस होगा, कितनी स्पीड होगी, कितना टाइम होगा। राइट, द सोनार टेक्निक इज यूज्ड to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarine, iceberg, sunken ship, etc. तो अब ये डेप्थ कितनी है सी की वो, और उसके नीचे क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलते हैं, वो सब के बारे में हमें सोनार टेक्निक से ही पता चल सकता है। As mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting deflections of ultrasonic waves. मतलब वो क्या करते हैं? उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो उनका इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना जो शिकार है उसको ढूंढते हैं, और जो बिल्कुल अंधेरी रात होती है ना, डार्क नाइट होती है, उसमें वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को एमिट करके ही डिटेक्ट करते हैं, उनके रिफ्लेक्शन से डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे उनका शिकार होगा। The high-pitched ultrasonic squeeze of the bat are reflected from the obstacles or prey and return to bat's ears.
अब जो अल्ट्रासाउंड स्वीक्स है वो जो ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या होती है, जहाँ पे भी वो शिकार है ना उससे टकरा के वापस आ जाती है और वापस आके वो बैट को सुनाई दे जाती है, जिसकी वजह से वो ये इन्फ्रेंस लगा सकता है कि भाई अच्छा वहाँ पे शिकार है, तो वो वहीं पे उड़ के जाके और अपना शिकार कैप्चर कर लेता है। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शंस टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज़ लाइक। ठीक है, कि भाई कितनी दूरी पे है वो उसका शिकार और किस तरीके का है। प्रोपोइजेस ऑल्सो यूज़ अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क। अब प्रोपोइजेस भी यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को नेविगेट करने के लिए, रास्ते के लिए और खाने के लिए। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अब हम सुनते किस तरीके से हैं, कानों से ही तो सुनते हैं, तो हमें कानों का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर बिल्कुल एकदम इंस्टेंट हमें नॉइस सुनाई देती है, मतलब साउंड सुनाई दे जाती है। वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर. It allows us to convert pressure variations in air with audible frequencies into electric signals that travel to the brain via the auditory nerve. अब देखना है कि इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कितने सेकेंड्स में, मिनी सेकेंड्स में ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कैसे कि ईयर जो है वो क्या करता है, जो भी वेरिएशंस हो रही है एयर में, मतलब कि जो भी साउंड आ रही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की जो हमें ऑडिबल है, हमें सुनाई दे सकती हैं, उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर ये ब्रेन के पास जाती है ऑडिटरी नर्व से होते हुए। सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, अब वो सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑडिटरी नर्व से हमारे ब्रेन के पास जाएगा। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना कहते हैं जो बाहरी हमारा कान होता है। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये आउटर ईयर क्या करता है, पिन्ना जिसको हम कह रहे हैं, ये सराउंडिंग से साउंड इकट्ठी करता है कि क्या क्या साउंड आ रही है। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल में जाता है। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो साउंड कलेक्ट करी ये ऑडिटरी नर्व में गई या ऑडिटरी कैनाल में, वहाँ से उसके एंड पे हमें क्या देखने को मिलता है, ईयर ड्रम। फिर ये वहाँ पे जाती है। When a compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. अब अगर उस पर क्या हो रहा है कि बाहर से साउंड आ रही है, फ्रीक्वेंसी की है कि जो हमारे लिए ऑडिबल है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है थोड़ी, तो वो क्या करते हैं, कंप्रेस करने लग जाती है। जब वो मतलब उसका प्रेशर आने लग जाता है ईयर के ऊपर। ठीक है, तो जो आउटसाइड मेम्ब्रेन, जो बाहरी मेम्ब्रेन है, उस पर प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो ईयर ड्रम है वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है। द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फैक्शन रीचेज इट। मतलब जब कंप्रेशन होगा तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, और जब रेयर फैक्शन होगा, मतलब जब लूजली है, लो प्रेशर है, तो क्या होगा, वो हमें रेयर फैक्शन देखने को मिलेगा, वो बाहर की तरफ मुड़ेगा। इन दिस वे, अब ये क्या हो रहा है, एक बार अंदर वही वाली बात आ गई, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, एक बार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, उसकी वजह से वाइब्रेशंस होने लग जाती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। अब 3 बोन से वो एम्पलीफिकेशन होती है, उसमें किस किस से कंपन किस किस से होती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, कान के बीचों बीच मिडल ईयर में। द मिडल ईयर ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब वो क्या करती है, बीच में आ गई कि कितनी ज़्यादा साउंड है, क्या प्रेशर है, उसको फिर वो अंदर कान पे वो अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करती है। अब वहाँ पे जो प्रेशर वेरिएशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी मदद से, कॉकलिया की मदद से। फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के पास भेजा जाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और फिर ब्रेन क्या करती है, इस साउंड को इंटरप्रेट करती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, कि मिडल ईयर तक चली गई, अब वाइब्रेट होके जब मिडल ईयर तक गई, फिर मिडल ईयर क्या करती है, उसको इनर ईयर तक पहुंचाती है। इनर ईयर फिर क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन उसके बाद इस साउंड को इंटरप्रेट कर देता है, जिससे कि हमें साउंड सुनाई देती है। राइट, तो देखो कितना लंबा प्रोसेस है, और विद इन सेकेंड्स क्या कर देता है, ये पूरा करता जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 12। दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर गाइज। एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड,
जय हिंद।